नमस्कार साथियों, हाजिर हैं आपके साथ हिंदी के वही कल वाले टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक बच गया था, उसमें क्वेश्चंस, तो आज भाषा विज्ञान, कल का टॉपिक भाषा विज्ञान था तो उसका आज भाग 2 है। ठीक, आइए साथियों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करिए, लापरवाही मत करिए। ऑप्शन ए है साथियों, अंगिका किस राज्य की बोली है? क्या है? अंगिका किस राज्य की बोली है? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो अंगिका किस राज्य की बोली है? ये बिहार की है। बिहार की 3 बोलियां मुख्यतः है, ये चौथी है। 3 है, तीनों में चौथी हम चारों आपको बता दे रहे हैं। मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीनों मुख्य हैं। और अंगिका जो है ये कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो इसको भी देखते रहिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली क्या है साथियों? ऑप्शन ए है बुंदेली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है कन्नौजी। तो ग्वालियर की कौन सी बोली है? ग्वालियर की बुंदेली है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? नहीं वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसमें देखना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी है कौरवी, ऑप्शन सी है बुंदेली, ऑप्शन डी है कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी में ये छत्तीसगढ़ी नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है और ये अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, उसमें से एक ये है। और पश्चिमी हिंदी की 5 हैं तो 3 ये है, 2 और हैं। एक बांगरू है, बांगरू या हरियाणवी, और एक है ये एक कन्नौजी कौरवी बुंदेली हो गई, और एक ब्रज भाषा है। ठीक, 3 ये हो गया, एक बांगरू या हरियाणवी हो गई, और जो 5वां है वो ब्रज भाषा है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। तो अभी पीछे बताए हैं आपको कन्नौजी किसकी है, ये पश्चिमी की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी है सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी है पैसाची अपभ्रंश। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो खड़ी बोली है ये सौरसेनी अपभ्रंश से लिया गया है। ठीक, ये पैसाची जो है ये पंजाबी की है, पैसाची, लहंदा, ये सब पंजाबी की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? क्या है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पैसाची, ऑप्शन बी है ब्रांचड़, ऑप्शन सी है मगही, ऑप्शन डी है सौरसेनी। तो सिंधी भाषा का संबंध इसमें किससे है? इसमें ये सिंधी भाषा का किससे हो जाएगा? सिंधी भाषा का पैसाची से हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न, इससे थोड़ा डाउट लग रहा है हमको, अगर गलती से गलत हो गया तो ध्यान देख लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? क्या है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी है बिहारी हिंदी। तो कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास देखना है, इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है ब्रांचड़, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है खस, ऑप्शन डी है मागधी। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? ये अर्धमागधी से हुआ है। ठीक, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमने अभी आपको बताया है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार की राजधानी पटना किस बोली के क्षेत्र में स्थित है? क्या है? बिहार की राजधानी है जो पटना, वो किस बोली क्षेत्र में आती है? ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है मगही, ऑप्शन डी है अंगिका। तो बिहार की राजधानी किस बोली के अंतर्गत में आती है? ये मगही बोली के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों।
अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए है अर्ध मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी है सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी है ब्रांचड़ अपभ्रंश से। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कर्ता के साथ क्या है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ये पूछ रहा है, जैसे कर्ता के साथ होता है ने का प्रयोग ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब आप जानते होंगे। तो ऑप्शन ए इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी है पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी है पश्चिमी हिंदी। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग किस भाषा की उप विशेषता है, किस भाषा की मतलब किसमें नहीं होता है, उसको बताना है। तो ये पूर्वी हिंदी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी जो अपनी हिंदी की लिपि है, वो किस राज्य में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था, यही पूछ रहा है प्रश्न में। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ये गुजरात में हुआ माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन इसका है, ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 343, ऑप्शन बी है 344, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 346। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किसमें हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए है खरोष्ठी, ऑप्शन बी है देववाणी से, ऑप्शन सी है ब्रह्मी से, ऑप्शन डी है सिंधु लिपि से। तो देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ माना जाता है? ये ब्राह्मी से हुआ माना जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि जो है अपनी हिंदी की, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है हिंदी भाषा की लिपि होना, ऑप्शन बी है प्राचीन लिपि होना, उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा ये साइड हो गया था। ऑप्शन सी है अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, ऑप्शन डी है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यही अपनी देवनागरी लिपि की जो है विशेषता है सबसे बड़ी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? अच्छा, उसमें पूछा था है और इसमें पूछा है नहीं है, तो इसमें आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये ही हो जाएगा, वैसा ही लिखा जाता है। ऑप्शन बी है इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ऑप्शन सी है इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी है विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है यही इसकी विशेषताओं में नहीं आएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? क्या है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऑप्शन ए है वर्णनात्मक, ऑप्शन बी है अक्षरात्मक, ऑप्शन सी है चित्रात्मक, ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक। तो देवनागरी लिपि कैसी है अपनी? ये अक्षरात्मक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। इसमें जो पूछा गया है प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मित्रों महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है काका कालेकर, ऑप्शन सी है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सुनीत कुमार चटर्जी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, पंजाबी की लिपि है, जो पंजाबी भाषा है इसकी लिपि क्या है? ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है गुरुमुखी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है रोमन। तो देवनागरी तो अपनी हिंदी का हो गया, तो पंजाबी की लिपि क्या होगी? ये गुरुमुखी होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। इसमें पूछा गया मानकीकरण के आधार पर भाषा संबंधी सोपान कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन ए है बोली, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है मानक भाषा, ऑप्शन डी है सहजता। तो मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान ये तीनों हैं। ठीक, ये सहजता जो है ये नहीं होगा, मानकीकरण के स्तर पर सोपान में ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का क्या नाम है? तो देवनागरी लिपि में कोई सुधार किया गया था जिसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा कुछ सुझाया गया था फॉन्ट, जो लिखने की लिपि होती है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि ये किस नाम से सुझाए थे, किस नाम से उसको क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए है मित्रों तिलक फॉन्ट, ऑप्शन बी है फॉन्ट, ऑप्शन सी है देवनागरी फॉन्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब तिलक जी दिए थे तो इन्हीं के नाम से होगा जनरली, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा तिलक फॉन्ट। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? ये 1966 है। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? ठीक, तो ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1963, ऑप्शन डी है 1965। तो मानक देवनागरी वर्णमाला जो है ये 1966 में प्रकाशित की गई थी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? हिंदी का जो वर्तनी होता है, जो हम लोग लिखते हैं सही वर्तनी जो स्पेलिंग होती है, उसका किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है? तो ऑप्शन ए है 1967, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1969, ऑप्शन डी है 1970। तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में हुआ? ये 1967 में हुआ। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर भी हमने इसको ले लिया, जिसको नहीं पता होगा वो इसमें जान जाएगा। तो ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल था। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और पहला कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। आइए इस पे 10वां पूछा गया है, तो 10वां कहाँ पे हुआ है? ये भोपाल में हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल इंडिया, पाकिस्तान का नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों हिंदी भाषा विज्ञान से, क्योंकि कल भी हम आपको कराए थे। तो क्वेश्चन समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।